वेलकम टू राना एड्यू सेंटर। मैं राना अनीसा सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर 9 और 10 का कुछ बेसिक सा फैक्ट्स देखेंगे। साथ ही उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि हमेशा पूछा जाता है कोई ना कोई एग्ज़ाम में। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग जो है वो सबसे पहले मृदा के बारे में देखेंगे। उसके बाद ह्यूमन बीइंग में या अन्य जीव में या पादप में किस तरह का श्वसन होता है यानी सांस लेने की प्रक्रिया होती है उसको देखेंगे और उससे क्या क्या यहाँ पे चेंजेज हो जाता है। तो सबसे पहले आइए यहाँ मिट्टी से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखेंगे। तो देखेंगे कि मृदा क्या है, यहाँ पे बता रहा है, डिफिनेशन है, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनते रहती है। तो पवन, जल और जलवायु की क्रिया से सैलों यानी चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है क्वेश्चन। मृदा का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अपक्षय से होता है, यानी कि टूटने से होता है। किसको? तो चट्टानों के टूटने से। मृदा में उपस्थित सड़े गले जैव पदार्थ जो है वो ह्यूमस कहा जाता है। तो सबको पता होगा कि ह्यूमस जितना ज़्यादा होगा मृदा में वो उतना ही फर्टाइल होता है। मृदा परिच्छेदिका, यहाँ पे एक वर्ड दिया हुआ है, तो ये क्या है? तो मृदा को उसमें उपस्थित जीवाश्म वगैरह या उसमें उपस्थित खनिज के कारण विभिन्न परतों में बांटा जाता है। तो इसी मृदा को विभिन्न परतों में बांटना ही मृदा परिच्छेदिका कहलाता है। और प्रत्येक परत जो है उसका गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्नता पाई जाती है। ये जो परत है वो संस्तर स्थिति कहलाती है, यानी कि विभिन्न परतों में बांटना मृदा को संस्तर स्थिति के नाम से जानते हैं। सबसे ऊपरी जो मृदा होती है उसमें जो है वो गहरे रंग की होती है और इसमें ह्यूमस और खनिजों की समृद्धि होती है। यह परत संरद्ध होती है, यानी छोटे छोटे छिद्र होते हैं और अधिक जल को धारण करता है, इसलिए इसको शीर्ष मृदा कहा जाता है या ये संस्तर स्थिति कहते हैं। याद रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। सबसे ऊपरी परत जिसको हम लोग देखते हैं उसमें वो जो है वो मिट्टी गहरे रंग की होगी और इसमें ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये सबसे ऊपरी परत है। तो जितने भी पेड़ पौधे वगैरह अपशिष्ट हैं वो इसके ऊपर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से इसमें ह्यूमस की मात्रा आपको मिलेगी। साथ में खनिज पदार्थों की मात्रा इसमें ज़्यादा मिलेगी और साथ में इसमें छिद्र जो होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं जो कि जल को अवशोषित करते हैं। तो यहाँ जल धारण की क्षमता भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इसी को ए संस्तर की स्थिति कहते हैं। फिर देखेंगे कि शीर्ष मृदा के नीचे की परत है जिसमें खनिज अधिक होता है और उसे मध्य परत या बी संस्तर स्थिति कहा जाता है। यह परत अधिक कठोर तथा घनी होती है, जिसमें ये खनिजों की अधिकता होती है। सबसे ज़्यादा खनिज इसी परत में पाए जाते हैं, इसीलिए ये जो है हार्ड होता है और घना होता है, मतलब घना बनावट होता है। इसमें ह्यूमस नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे। देखेंगे हम लोग भी फिगर के माध्यम से संस्तर को समझाया भी है। ए संस्तर जिसमें पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, ह्यूमस होते हैं। बी संस्तर इसमें खनिज की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। सी संस्तर जो इसमें खनिज आपको पाए जाते हैं लेकिन उतना अधिक नहीं पाए जाते हैं। और आधार सेल यानी सबसे पृथ्वी का निचली जो परत है उसको आधार सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए आइए देखेंगे, यहाँ पे तीसरा संस्तर यानी शी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विरोध युक्त सैलों के छोटे छोटे टुकड़ों से बनी होती है और इसी परत के नीचे आधार सेल होता है। ये तो हुआ हमारा मृदा को 4 भागों में बांटना। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि हम लोग मृदा को कितने भागों में या कितने संस्तर में बांटते हैं, तो वो 4 हो जाता है। अब देखेंगे अंतःस्रवण दर, यानी कि पानी सोखने की दर क्या है मृदा की। किसी भी मृदा के द्वारा जितने समय में पानी को सोख लिया जाता है उसे ही उस मृदा का अंतःस्रवण दर कहा जाता है। इसे निम्न सूत्र के माध्यम से निकाला जाता है। यह सूत्र आपको याद रखना चाहिए क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन यहाँ से। तो अंतःस्रवण दर बराबर जल की मात्रा बटा अंतःस्रवण की अवधि, यानी जितने समय में जल जो है सोख लिया जाता है वो अवधि है। फिर जल की मात्रा कितनी सोखी जाती है वो है, अगर उसमें हम लोग इससे भाग दे देते हैं तो वहाँ पे अंतःस्रवण दर निकल जाएगी। हो सकता है कहीं कहीं आपको इस पर न्यूमेरिकल भी देखने को मिल जाए, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे कि गर्मी के दिनों में जमीन के ऊपर की वायु कंपदीप होती है, यानी कि वो एक कहेंगे तो वाइब्रेशन होती है, अर्थात गर्म वायु ऊपर उठते हुए वैसा प्रतीत होता है जैसे कि आग के अलाव से उठता हुआ। आग के अलाव जला देने के बाद जो आप देखेंगे कि वहाँ की जो आसपास की जो वायु है वो आपको नाचते हुए देखने को मिलेंगे। और आगे चूँकि वहाँ पे वायु गर्म होती है, तो सबको पता है कि वायु गर्म होने के बाद हल्की होती है तो वो तेज़ी से ऊपर की ओर
शुरू हो जाती है और उसके आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं वो उस जगह को भरना शुरू कर देती है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे एक डांसिंग मूवमेंट टाइप का दिखेगा, जिसके वो हम लोग कंपदीप कहते हैं। ये जो कंपदीप वाली जो स्थिति होती है, इसके कारण है कि गर्म दिनों में मृदा को जल के वाष्पन के कारण ऊपर जलवाष्प वायु को अधिक सघन बना देता है। इससे सूर्य के प्रकाश से परावर्तन के कारण मृदा के ऊपर की वायु जो है हमें कंपदीप होते हुए प्रतीत होगी। मृदा जल रोके रखने की जो गुण होती है उसी को मृदा आर्द्रता या मृदा की नमी कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, याद रखेंगे। मृदा जल को रोके रखने की जो गुण होती है उसी को मृदा आर्द्रता या मृदा नमी कहा जाता है। अब देखेंगे श्वसन के बारे में। तो कोशिकीय श्वसन 2-3 प्रकार के होते हैं। एक कोशिकीय श्वसन है यहाँ पे। तो कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, इसे ही कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सभी जीवों में कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है, ह्यूमन बीइंग में ही होता है। इसी से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। कोशिका के अंदर भोजन यानी कि जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित होते हैं। याद रखेंगे, क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पूछता है क्वेश्चन यहाँ से कि कोशिकीय विखंडन में क्या बाय प्रोडक्ट मिलता है। तो वहाँ से आपको कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा और साथ ही जल जो है वो प्राप्त होगा। अब आगे देखेंगे हम लोग कि जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इसे वायवीय श्वसन कहा जाता है, जो कि ह्यूमन बीइंग में आपको देखने को मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह में होता है। जब भोजन का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो इसको अवायवीय श्वसन कहा जाता है। ये दोनों प्रकार की श्वसन ह्यूमन बॉडी में आपको देखने को मिलेंगे। भोजन के विखंडन से ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखेंगे। एक ईस्ट जो है वो एक कोशिकीय जीव है, यह वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकता है। ये अवायवीय श्वसन करता है। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसलिए इनको अवायवीय जीव भी कहा जाता है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जब दोनों अलग अलग है, जब वायु में श्वसन होता है तो वहाँ पे उत्पाद जो है अलग बनते हैं। जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो वहाँ पे आपको अलग अलग पदार्थ बनते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो तब ग्लूकोज से जो है वो एल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है। हमारी पेशियों में अवायवीय श्वसन होता है और इस प्रकार श्वसन जो है वो कठिन परिश्रम करने के दौरान होता है। हमारे शरीर में भी अवायवीय श्वसन होता है। ये जो श्वसन होगा हमारे शरीर में वो कब ज़्यादा होता है, तो जब हम लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं तब होता है, क्योंकि उसमें हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जो आपूर्ति है वो काफ़ी कम हो जाती है हार्ड वर्क करने के कारण। तो अवायवीय श्वसन देखने को मिलेगा। तो ह्यूमन बीइंग में जो अवायवीय श्वसन होता है, अब उसमें बाय प्रोडक्ट क्या निर्माण होता है, तो ग्लूकोज जो है वो वायु की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में टूटती है। यही लैक्टिक अम्ल जो है हमारे पेशियों में ऐंठन का कारण बनती है। क्यों, यहाँ पे देखेंगे कि जब ये लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में बनने शुरू हो जाते हैं तो पेशियों में दर्द काफ़ी तेज़ होने लगता है। जब हार्ड वर्क करते हैं तो दर्द होता है, तो इसका कारण लैक्टिक अम्ल है। और क्वेश्चन बार बार यहाँ से पूछा गया है। ये कैसे ठीक होता है, तो हम आराम करते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है, तो ये जो लैक्टिक अम्ल है, और गर्म पानी से स्नान करते हैं तो ये जो लैक्टिक अम्ल है वो ऑक्सीजन की आपूर्ति की वजह से CO2 और जल में भी विखंडित होने लगता है, जिससे हमारी दर्द जो है पेशियों का वो कम होता है। अब आइए आगे देखते हैं श्वसन। तो ऑक्सीजन युक्त वायु को शरीर के अंदर खींचना और ग्रहण करना और CO2 युक्त वायु को शरीर के बाहर निकालना श्वसन कहलाता है। वायु को शरीर के अंदर लेना अंतःश्वसन और बाहर निकालना उच्छ्वासन कहा जाता है। कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है वो उसकी श्वसन दर कहलाती है। यहाँ पे नोट दिया गया है कि एक व्यक्ति जो सामान्य व्यक्ति है वो विश्राम की अवस्था में 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास लेती है और बाहर निकालती है। क्वेश्चन बन रखा है ऑलरेडी। अधिक जो परिश्रम करते हैं वो लगभग 25 बार प्रति मिनट श्वसन करते हैं, ये याद रखेंगे। जब सामान्य व्यक्ति हो तो 15 से
से 18 बार और अधिक परिश्रम करने वाले 25 बार लगभग श्वसन कर सकते हैं। श्वसन के दौरान पसलियाँ जो हैं वो ऊपर और बाहर की ओर, जब हम लोग सांस भरते हैं, हवा भरते हैं अपने शरीर के अंदर, तो हमारी जो पसलियाँ हैं वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और जो डायफ्राम है वो नीचे की ओर गति करता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, एकदम याद रखेंगे इस सिचुएशन को, बार बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वायु अंदर शरीर में लेते हैं तो जो पसलियाँ हैं वो ऊपर और बाहर की ओर गति करती है और डायफ्राम नीचे की ओर गति है, जिससे कि हमारे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है और वायु आसानी से फेफड़े में भर जाता है। जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो पसलियाँ जो है वो नीचे की ओर और अंदर की ओर गति करती है और डायफ्राम ऊपर की ओर आ जाता है, जिससे हमारा वक्ष गुहा जो है उसका आयतन कम होता है और वायु फेफड़े के बाहर धकेल दिया जाता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बनता है। अब देखेंगे श्वसन के दौरान हम लोग कितने प्रतिशत CO2 और कितने प्रतिशत O2 ग्रहण करते हैं। तो 21% ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं वायुमंडल से और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में प्रवेश करता है श्वसन के दौरान। अब हम लोग जब सांस छोड़ते हैं तो उसमें से 16.4% ऑक्सीजन हम लोग बाहर निकाल देते हैं। याद रखिएगा कि जितना हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो सबका यूज शरीर नहीं करती है, मात्र 4% लगभग हमारा शरीर रखती है और बाकी पुनः वो सांस छोड़ने के दौरान जो है बाहर वायुमंडल में निकल जाता है। और इस दौरान 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सांस के बाहर निकलते हैं। तो ये डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनते रहती है तो याद रखेंगे। आइए कुछ नोट्स देखते हैं कि किन किन जानवरों में किस तरह का जो है श्वसन होता है। तो कॉकरोच या तिलचट्टा में श्वसन रंध्र तथा केचुआ में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। कीटों में गैस के विनिमय के लिए वायु नालियाँ का जाल होता है, जिसे जो है श्वास प्रणाली या वातक कहा जाता है। क्वेश्चन बनती है यहाँ से। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु श्वसन रंध्र से वात नाल में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होती है और शरीर में प्रत्येक कोशिका तक पहुँचाती है। ये किसका बता रहा है ये? तो ये कीटों में गैस के विसरण को बता रहा है, क्योंकि उसमें आप देखेंगे कि वायु नालियाँ हैं जिसको कि श्वास प्रणाली या वातक कहते हैं। तो इसी के माध्यम जो हमारा CO2 युक्त वायु है वो श्वास रंध्रों से श्वास नाल में जाकर शरीर के ऊतकों में विसरित होता है और प्रत्येक कोशिका तक जो है वो पहुंचता है। मेंढक में जो श्वसन होता है वो त्वचा और फेफड़े दोनों से होता है, एकदम याद रखेंगे। जब ये जल में होते हैं तो त्वचा से श्वसन करते हैं और जब जल के बाहर होते हैं तो फेफड़े का यूज़ करते हैं। मछलियों में क्लोम और गिल होता है जिसके माध्यम से वो श्वसन करते हैं। पादप में भी श्वसन होता है, याद रखेंगे। अभी तक हम लोग जान रहे थे कि पौधे जो हैं वो फोटोसिंथेसिस ही करते हैं जिसकी वजह से उनको जो भी मिलना है मिलता है, लेकिन NCERT बता रही है कि पादप में भी ह्यूमन बीइंग के तरह श्वसन होता है और ये भी इस प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन जो है वो अंदर लेते हैं, यानी पादप अपने शरीर के अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड निर्मुक्त करता है, यानी वातावरण में इसको बाहर करता है। तो सेम प्रोसेस जो ह्यूमन बीइंग में है श्वसन का, वही चीज़ आपको पौधों में भी देखने को मिलेगा। चलिए आइए इस पर कुछ क्वेश्चन जो है वो आधारित क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो आइए देखेंगे पहला क्वेश्चन कि तिलचट्टे में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो तिलचट्टे में श्वसन रंध्र के द्वारा होता है। अत्यधिक व्यायाम करने पर हमारी कोशिकाओं में किस पदार्थ के संचय के कारण ऐंठन होती है। तो वो लैक्टिक अम्ल है। समान वयस्क मनुष्य में विश्राम अवस्था के दौरान औसतन श्वसन दर जो है कितना होता है। तो 15 से 18 बार होता है। आगे देखेंगे हम लोग कि उच्छ्वास के समय पसलियों का गति होता है। उच्छ्वास यानी जब हम लोग श्वास जो छोड़ते हैं तो पसलियाँ जो है वो किधर गति करती हैं। तो ये नीचे की ओर गति करती हैं ताकि हमारा जो वक्ष गुहा है उसका आयतन कम हो। अल्कोहल किस जीव के सहायता से बनाया जाता है। तो ये ईस्ट के सहायता से बनाया जाता है। पादप श्वसन के दौरान वायु में किस गैस को ग्रहण किया जाता है। वायु से जो है किस गैस को ग्रहण करते हैं पादप श्वसन के दौरान। तो वही ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। आगे देखेंगे हम लोग 7वां क्वेश्चन कि श्वसन के दौरान कितना प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में प्रवेश करता है। तो 0.04% शरीर में प्रवेश करता है और बाहर जब हम लोग छोड़ते हैं सांस को तो 4.44% कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मुक्त होता है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा जीव त्वचा तथा फेफड़ा दोनों से श्वसन करता है। तो ये मेढक है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो किन पदार्थों में टूटता है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऊर्जा, जल सभी में टूटता है। तो यहाँ पे एक से अधिक होगा।
आगे देखेंगे क्वेश्चन जो 10वां होगा हमारा यहाँ पे कि ऑक्सीजन के उपस्थिति में ग्लूकोज किस में विखंडित होता है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज जो है वो अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विभक्त होता है, तो एक से अधिक हो जाएगा। किसके उपस्थिति के कारण सामान्यतः मृदा का रंग जो है वो गहरा होता है। तो ह्यूमस के कारण और खनिज के कारण होता है। तो ये और सी जो है दोनों आंसर होंगे यहाँ पे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे कि मृदा बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो इसको अवक्षेपण के नाम, ये अवक्षेप के नाम से जानते हैं, अवशेषण नहीं अवक्षेप के नाम से जानते हैं। मृदा के किस संस्तर में खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो संस्तर बी में खनिजों की मात्रा बहुत अधिक होती है। तो ये आज हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस 2 साइंस एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 चैप्टर्स 9 से 10 इसमें विभिन्न फैक्ट्स को देखे, उस पर आधारित क्वेश्चन देखे। होप कि आपको ये हमारा प्रयास पसंद आता होगा। बहुत सिंपल वे में है, तो इसको देखकर आप लोग इग्नोर ना करें, एक बार पेशेंस बनाकर इसको देखें। काफ़ी बेहतर आपको फैक्ट्स मिलेंगे जो कि बार बार क्वेश्चन पूछा भी जाता है। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक फॉरवर्ड करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए। जय हिंद।